नवंबर 2024, दिवाली का सीजन। मतलब ऐसा सीजन, एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे हर एक ब्यूटी ब्रांड बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा मात्रा में सेल होने लगते हैं। और तभी शुगर जैसे ब्रांडेड ब्यूटी कंपनी को एक अनएक्सपेक्टेड झटका लगा। पर अपने सपनों के लिए कोशिश भी ना करें, ये सही नहीं। क्योंकि वेयर हाउस में फायर लग गया था और उसकी वजह से 20% इन्वेंट्री ऐसे ही जल के राख हो गया। लेकिन एक मिनट, मैंने शायद आपको थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन दिया, क्योंकि शुगर कंपनी का डाउनफॉल सिर्फ यहीं से शुरू नहीं हुआ, जो कि वेयर हाउस में आग लग गया था। इससे काफी पहले से ही इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका था। इसका आज हम लोग डिकोड करेंगे। शुगर ब्यूटी ब्रांड एक ऐसी कंपनी जिसमें 500 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी एनुअली, और फिर भी कुछ महीनों के अंदर इतनी कैश ड्रॉप होने लगा कि इस पे बहुत सारे सवाल उठने लगे। अगर ये कंपनी और ये बिजनेस अगर ग्रो कर रहा था तो ये कैश जा कहाँ रहा है? और बहुत सिंपल सा बात है, ऐसे कोई सवाल उठे और मैं उस पर रिसर्च ना करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। और क्यों इस ब्यूटी ब्रांड के फ्यूचर के बारे में इतने डिस्कशन हो रहे हैं जिनके फाउंडर खुद बिजनेस एडवाइजर है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रतिमा और आप देख रहे हैं प्रतिमा बियॉन्ड। शार्क टैंक एक ऐसा इंडियन शो है जिसको हर एक एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और उसी में से बिजनेस आइडिया ग्रैब करने के लिए। और इस शो की हर सीजन के बाद एक चीज बहुत डिस्कस होता है, वो होता है जजेस के प्रिंसिपल्स। जजेस के प्रिंसिपल्स के बारे में अगर डिस्कस करूँ, वो 3 पॉइंट यही होते हैं उनके कि कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, यूनिट इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और कैश बर्न को कैसे कंट्रोल करना से होना चाहिए। और ये इंडियन के सबसे पॉपुलर शो में से एक है, जिनके जजेस में से एक है विनीता सिंह। विनीता सिंह और कोई नहीं, हम जो आज डिस्कस करेंगे शुगर कंपनी, उनके ही को फाउंडर है विनीता सिंह। और उनकी एडवाइस को लाखों एंटरप्रेन्योर्स बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन मुझे हमेशा से एक चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, अगर इतना ही ज्यादा सीरियस है शुगर कॉस्मेटिक्स भी, तो फिर आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? और इसी वीडियो पे डीप डाइव करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। ये वीडियो ना ही मैं किसी को डिफेंड करना चाहती हूँ और ना ही इस वीडियो के थ्रू किसी को मैं जज करना चाहती हूँ। हम सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और जो भी अवेलेबल रिपोर्ट्स उनके वेबसाइट में है, उन्हीं नंबर को सिर्फ देखेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे कि शुगर जैसे ब्रांड की कहानी एक बड़ी सी कंपनी की कहानी है या फिर सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस या फिर स्टार्टअप बन के ही रह गए हैं, जहां ग्रोथ एंड प्रॉफिट की बीच के लड़ाई धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एक नंबर से, जो पहले में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन जब आप इसके स्टोरी और या फिर बैक स्टोरी कह सकती हो, अगर जब समझ जाओ तो ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। अब हम कहानी के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी बात हम लोग उस इंसान के लिए करेंगे जो इस कंपनी को बनाया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि शुगर को एक ब्रांड बनाया है। दैट मीन्स हम लोग अभी थोड़ा सा बात विनीता सिंह के ऊपर करेंगे। उन्होंने IIM अहमदाबाद से अपना MBA कंप्लीट किया और 23 साल की उम्र में डॉचे बैंक का एक ऐसा ऑफर लिया जिसके सैलरी लगभग 1 करोड़ थे एनुअली। बट अगर ये कोई और होता तो शायद इस जॉब को ठुकराने का सवाल ही नहीं पैदा करते, वो जरूर अपनाते। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट हुआ, विनीता ने उस जॉब को नहीं अपनाया, उस जॉब को उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा था, उनको बिजनेस करना था। ये शुरुआत बहुत ज्यादा फिल्मी तो लग रहा है, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल नहीं था। आफ्टर ऑल ये था रियल वर्ल्ड, जहाँ पे विनीता लड़ाई कर रही थी। एक और इन्फॉर्मेशन, विनीता का ये पहला स्टार्टअप नहीं था, इनके पहले भी और एक स्टार्टअप कंपनी था जो था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। बट कई साल मेहनत करने के बाद वो कंपनी उनको बंद करना पड़ा। बट इंटरेस्टिंग बात तो तब होता है ना जब कोई गिव अप ना करे। हाँ, विनीता ने भी वही चीज किया था। उन्होंने इसी दौरान फैबबैक एक सर्विस स्टार्ट किया जो कि ब्यूटी ब्रांड की सर्विस है, और वहीं उन्हें एक पैटर्न दिखने लगी। इंडियन वुमेन्स को मेकअप तो चाहिए, लेकिन मेकअप का जो नीड होता है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और ठीक यहीं से शुगर कॉस्मेटिक्स का एक आइडिया पैदा हुआ, जो सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, ये है एक सेकेंड चांस। ये सेकेंड चांस एक ऐसा चांस है विनीता के लिए जहाँ पे विनीता खुद को प्रूव कर पाए।
और शायद इसी सेकेंड चांस ने इंडियन कॉस्मेटिक्स और या फिर इंडियन मेकअप ब्रांड की नज़रिया ही बदल दिया। और फिर शुगर कॉस्मेटिक्स ऑफिशियली लॉन्च हुआ। ये शुगर कॉस्मेटिक्स ऐसा दो स्ट्रैटेजीज अपनाया जो स्ट्रैटेजीज अपनाने के बाद ये कंपनी बहुत बूम कर गया। साल था 2015 जिस टाइम पे शुगर कंपनी लॉन्च हुआ। उस टाइम पे ना ही कोई अच्छा खासा टेक्नोलॉजी था और ना ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो इस कंपनी को बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाए, लेकिन उनके पास दो ऐसा सिंपल स्ट्रैटेजीज थे जो इनकी ग्रोथ करने में बहुत मदद किया। स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज इंडियन स्किन टोन एंड इंडियन क्लाइमेट। उस वक्त इंडियन मार्केट में बहुत सारे मेकअप किट्स थे, बहुत सारे मेकअप ब्रांड्स थे जैसे लॉरियल, मैक, रेवलॉन एंड सो ऑन। बट उन्होंने शुगर कंपनी ने एक सवाल पूछा, क्या इंडियन वुमेन्स को एक ऐसा मेकअप चाहिए जो सिर्फ अच्छा दिखे या फिर एक ऐसा मेकअप चाहिए जो हर एक क्लाइमेट और हर एक वेदर में भी उनको काम आ पाए। इंडियन की वेदर का बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी भी, और ह्यूमिडिटी का बात करें तो ये तो सबसे ज़्यादा होता है। और ये सारे चीजें मेकअप को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और इंडियन स्किन टोन एक ऐसा स्किन टोन है, ना ही है व्हाइट और ना ही है ब्लैक, एक ऐसा टोन जिसको मैच करना हर एक कंपनी के लिए या फिर हर एक ब्रांड के लिए बहुत मुश्किल होता है। और शुगर ने इसी गैप को टारगेट किया और ऑब्वियसली इस गैप को टारगेट करने के बाद इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चला। बट यहाँ पे भी एक और गैप है, क्या सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा बनाना ही हमारा गोल है या फिर प्रोडक्ट अच्छा बना के उसको जैसे भी दाम में बेच दो यही गोल होता है बिजनेस का? और यहाँ पे शुगर ने बहुत चालाकी से अपना स्ट्रैटेजी 2 भी अपनाया और स्ट्रैटेजी 2 में था इंडियन माइंडसेट ऑन मनी। क्योंकि शुगर को पता था ये इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इंसान अपनी मनी को लेकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मैक जैसे प्रीमियम ब्रांड्स तो पसंद है, लेकिन प्राइस की वजह से ये हर किसी के बजट में तो नहीं आ पा रहे थे। तो फिर दूसरा क्या प्लान हो सकता है कि बहुत सस्ता प्रोडक्ट बेचे, लेकिन बहुत सस्ता प्रोडक्ट में भी एक ट्रस्ट तो बिल्ड नहीं होता है, कोई एक्सपीरियंस भी गेन नहीं होता है। और शुगर ने इसके बीच जगह चुनी, ना ही बहुत सस्ता और ना ही बहुत महंगा, जिसके वजह से हर एक मिडिल क्लास फैमिली की वुमेन्स या फिर कोई भी कॉलेज जाने वाली लड़की भी इसको आसानी से परचेस कर पाए और यूज भी कर पाए। और कुछ ही सालों में कंपनी का रेवेन्यू 127 से बढ़कर 420 तक पहुंच गया। इन्वेस्टर्स ने भी 100 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया इसी कंपनी के ऊपर। और उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन 500 मिलियन से भी ऊपर चले गए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में सिर्फ शुगर ही देख रहे थे। इवन आप अगर मॉल पे भी जाओ आपको बस शुगर का ही आउटलेट दिखेंगे। और अभी तक हम लोग बस कंपनी के पहला हिस्सा जाने, जहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में ही पढ़ा या फिर ग्रोथ के बारे में ही समझा। लेकिन एक बात हमें सबको समझना चाहिए, हमेशा ग्रोथ ही कोई सक्सेस का स्ट्रैटेजी नहीं होता। हमेशा ग्रोथ का मतलब यही नहीं है कि हमने बहुत अच्छे से बिजनेस को संभाल लिया है। तो चलो अभी थोड़ा सा बिजनेस की मैथ देखते हैं। अब तक लग रहा था ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ब्रांड है, फास्ट ग्रोथ, हेवी फंडिंग, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एंड अच्छा खासा प्रॉफिट। बट यहीं पे एक और भी रिपोर्ट फाइल हुआ, वो था लॉसेस का। 135 करोड़ का लॉस रिपोर्ट हुआ इसी साल में, जिस साल में हम लोग अभी काउंट कर रहे थे कितना ग्रोथ हुआ है। और जब मैंने फाइनेंशियल स्टेट्स को अच्छे से देखना शुरू किया तब पता चला ये बस एक साल का नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे तैयार हुआ। जब पिछले साल हमें इतना बड़ा अमाउंट का लॉस दिखाई दिया तो अभी आपको लग रहा होगा कि प्रतिमा ने तो अभी बताया कि 400 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो अब ये प्रतिमा फिर से ये कैसे कह सकती है कि 100 के ऊपर लॉस भी फाइल हुआ? और इसका जवाब कोई बैलेंस शीट में नहीं, एक लिपस्टिक में छुपा हुआ है। मान लीजिए आपने कोई एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, उसमें आप इन्फ्लुएंस हुए, उसके बाद जाके आप शुगर के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए क्योंकि आपको कोई एक लिपस्टिक बहुत अच्छा लगा, उनको परचेस करना है। अब यही बात कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचिए। कंपनी ने पहले लिपस्टिक मैन्युफैक्चर में बहुत पैसा लगा, उसके बाद ऐसे एडवर्टाइजिंग, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी बहुत पैसा लगाया ताकि वही वीडियोस या फिर उनकी कंपनी की नॉलेज आपके तक जा पाए। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि कंपनी ने ऑलरेडी बहुत पैसा लगा दिया था आपको इन्फ्लुएंस करने में और मैन्युफैक्चर करने में। यानी कि हमें अभी ये पता चलता है कि कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट एडवर्टाइजिंग में ही अपना सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स वो बस एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही सेल्स हो रहे हैं। क्योंकि असली गेम तो तब होते हैं अगर कोई कस्टमर सेम चीज 4 से 5 बार के ऊपर भी खरीदते हैं, तब होते हैं असली सेल।
इसीलिए कोई भी ब्यूटी ब्रांड्स के लिए रिपीट कस्टमर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन ये शुगर के लिए रिपीट कस्टमर्स बहुत ही कम थे। इनका लीस्ट था 20 to 25%, यानी कि अगर 100 में से देखा जाए तो 70 to 75% कस्टमर्स लौट के खरीदने ही नहीं आए। और जब कस्टमर्स कंपनी के पास वापस नहीं जाते और सेम प्रोडक्ट परचेस नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी फिर से एडवर्टाइजमेंट देते हैं या फिर कभी कभी 50% तक भी ऑफ देना पड़ता है। तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा क्लियर ऐसे ही हो गया कि इसी एडवर्टाइजमेंट में शुगर कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा। उसके बाद आते हैं बड़े बड़े मॉल में शुगर कंपनी के आउटलेट, क्योंकि आप इंडियन मार्केट में कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी सामान को सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बेच सकते। हर एक आउटलेट बहुत अच्छा खासा पैसा लेते हैं, जैसे कि रिटेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, शॉप एंड मेनी मोर चार्जेस। पैसे भी आने में महीनों तक लग जाते हैं, यानी कि सेल तो हो रहे हैं लेकिन पैसा वापस नहीं आ रहे हैं, और इसकी वजह से कंपनी की वर्किंग कैपिटल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगते हैं। और इसके बाद आते हैं सेम दूसरा चैलेंज जो मैंने पहले ही बताया था कि वेयर हाउस में आग लग गया था, जिसकी वजह से 20% इन्वेंट्री जल के राख हो गया। जिस टाइम पे आग लगा था वो था दिवाली के टाइम। मतलब समझ रहे हो, दिवाली के टाइम पे इंडिया में सबसे बड़ा ब्यूटी ब्रांड्स का धमाकेदार सेल होता है, और उसी टाइम पे कंपनी में इतना बड़ा लॉस या फिर इतना बड़ा घाटा कंपनी बेयर नहीं कर पाया। अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या शुगर कंपनी कम बैक कर सकता है, क्योंकि अभी इस कंपनी का टारगेट है 2028 तक 800 के ऊपर रेवेन्यू जनरेट करना, जो कि प्रॉफिट भी बनाएगा और कंपनी को थोड़ा सा और ट्रस्ट बिल्ड करने में भी बहुत मदद करेगा। इसके लिए आने वाले कुछ सालों में कंपनी को बहुत जोरदार मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये स्ट्रॉन्ग कमबैक हो पाएगा। क्योंकि अभी शुगर कंपनी को सिर्फ सेल्स जनरेट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको अभी प्रॉफिट को भी अच्छे से हैंडल करना ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, कि उसके बेसिस पे ही डिपेंड करेगा 2018 तक जो उन्होंने टारगेट लिया है ये कंप्लीट हो पाएगा या ही नहीं। अगर आप ये पूरी कहानी को बस एक लाइन में समझना चाहे तो मैं बोलूँगी, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनना और एक सस्टेनेबल बिजनेस बनना, ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस पे कोई डाउट नहीं है कि विनीता सिंह और उसकी टीम ने अच्छा खासा काम नहीं किया, उन्होंने बहुत मेहनत किया, इसीलिए शुगर के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, इनके बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने मेहनत करके एक ऐसा ब्रांड बनाया जिनको आज के डेट पे लाखों लोग जानते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी और आपको सोचने में भी मजबूर किया तो प्लीज़ कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, और जल्द ही मिलते हैं एक और नए डॉक्यूमेंट्री वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।